पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है स्क्वाड फॉर वेस्ट इंडीज सीरीज जो कि शुरू हो रही है मुल्तान में 17 जनवरी से। और आपको बताता चलूं कि वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है और इस्लामाबाद में ये लोग प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं 3 डे, जो कि बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। पहली इनिंग में 350 रन करके डिक्लेयर किया है। उसके बाद पाकिस्तान को मैंने जब तक देखा था वो 200 पे 6 आउट कर दिए थे टी पे। अब दिन एंड कब हुआ ये पता नहीं है, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज को हराना इतना आसान नहीं होगा जितना हम लोगों ने समझा हुआ है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास वो बैट्समैन जरूर हैं जो स्पिन अच्छी खेलते हैं। आमिर जंगू एक नया लड़का है, वो बहुत जबरदस्त स्पिन खेलता है। फिर एलेक एथेनेज और ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये स्वीपर अच्छी मारते हैं, तो स्पिन से निकलने का तरीका डेफिनेटली मौजूद है। तो इतनी आसान सीरीज होने नहीं वाली हमारे लिए जितना हमने शायद तस्वुर किया हुआ है। एक नजर अब स्क्वाड पे डाल लेते हैं, जो कि स्क्वाड आपके नजरों के सामने आ रहा होगा। पाकिस्तान ने जो अनाउंस किया है, शान मसूद कैप्टन, सऊद शकील, अबरार अहमद, बाबर आजम, इमामुल हक, कामरान गुलाम, काशिफ अली, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, रुहेल नज़ीर, साजिद खान और सलमान अली आगा। क्या चेंजेस है इसमें? और ये हमें साफ वाज़ेह था कि मोहम्मद अब्बास को पाकिस्तान की कंडीशंस में बहुत ही मुश्किल है कि यूटिलाइज करें। और हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला जो एक फ्रेज है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आकिब जावेद, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ पे साजिद खान को नहीं लेके गए जो पिछली सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज भी थे और कितने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी। लेकिन साउथ अफ्रीका में उससे रिलेटेड स्क्वाड ले गए थे, उन कंडीशंस को देखते हुए लेके गए थे। हालांकि मिस कैलकुलेशन जरूर हुई सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान से कि वो बैटिंग विकेट था, उस पर पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। यानी आओ वो मैच अब फार गॉन। अब बात कर लेते हैं इस स्क्वाड की जो कि आज अनाउंस हुआ है। तो यहाँ पे आमिर जमाल को बाहर निकाल दिया गया है, नसीम शाह को आप बोल रहे हैं रेस्ट करवाया है या ड्रॉप किया है, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा, इन सारों के नाम इस स्क्वाड में नहीं है। जो कि मैंने आपसे पहले बात की है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, मतलब ये है कि जगह, सिचुएशन और कंडीशंस के हिसाब से इस स्क्वाड को बनाया गया है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा स्क्वाड यहाँ पे बनाया है पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने। अब एक और चीज़ जो बहुत नोटिसेबल है यहाँ पे वो है अब्दुल्ला शफीक को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है स्क्वाड से। उनकी जगह इमामुल हक को भी लाया गया है एंड उसके साथ बैकअप ओपनर यहाँ पे मोहम्मद हुरैरा को रखा गया है, जो कि इंग्लैंड सीरीज पे मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गए थे, वो उनको मौका नहीं दिया गया था। अब्दुल्ला और साइम ने थ्रू आउट खेला था। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अब्दुल्ला के जाने के बाद क्या हुरैरा फर्स्ट प्रायोरिटी बनते हैं या इमामुल हक फर्स्ट प्रायोरिटी बनते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों लड़के परफॉर्म करके आ रहे हैं और आपने दोनों को बुलाया है डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की वजह से। इमाम कप्तान भी हैं, लेकिन आज के दिन हुरैरा ने एक और 74 रन स्कोर किए हैं ऐसी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग के खिलाफ के मार रोज जेडन सील्स हर कोई खेल रहा था वहां पे हुरैरा ने 74 लगाए, जबकि इमामुल हक जल्दी आउट हो गए थे, 20-25 रन ऐड कर पाए वो सिर्फ। तो अब ये देखना पड़ेगा कि हुरैरा का डेब्यू होता है या आप एक एक्सपीरियंस लड़के पे जाते हो खिलाने के लिए, वो एक देखने वाली चीज होगी। मेरे ख्याल से तो हुरैरा को ही यहाँ पे रन दें, क्योंकि काफी अच्छे से हम देख रहे हैं मोहम्मद हुरैरा स्क्वाड में है। पहले भी आपने उसको रखा, फिर उसके बाद बाहर कर दिया बिना किसी चांस के, बिना किसी रीजन के। फिर उसके बाद आपने वापस रखा उसको बांग्लादेश स्क्वाड में, फिर उसके बाद इंग्लैंड स्क्वाड में भी मेरे ख्याल से थे वो, फिर उसके बाद आपने उनको वापस बाहर कर दिया। सो इस तरीके से होना नहीं चाहिए, जो सीरीज होनी चाहिए वो, मतलब इस लड़के का नाम आया है डेफिनेटली परफॉर्मेंस करके। पिछले साल 300 रन किए थे हुरैरा ने यहाँ पे कायद आजम ट्रॉफी में, तो उसको यहाँ पे चांस देना चाहिए उसका, जो कि वो डिजर्व करता है। पिछले 1.5 से 2 साल से नाम बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है ओपनर्स की लिस्ट में मोहम्मद हुरैरा का, और अब जो है मौका है हुरैरा के पास अगर उसको चांस मिलता है तो। और हम यही बात कर रहे थे अब अब्दुल्ला शफीक के लिए क्या वे आउट है यहाँ से। अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा चांसेस दिए गए पाकिस्तान की जानब से, बहुत रेगुलर चांसेस दिए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 से 1.5 साल में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल है। ऑस्ट्रेलिया टूर आप उठा के देख लें, बांग्लादेश की सीरीज देख लें, इंग्लैंड की सीरीज देख लें, फिर साउथ अफ्रीका में तो वाइट बॉल ही खिलाया, टेस्ट मैच दिए नहीं, तो बिल्कुल ही प्लेन जा रहा है उनका सीजन, बिल्कुल आउट ऑफ टच दिख रहा है अब्दुल्ला। तो अब यही है कि वो जाके अपने जो टेक्निकल फ्लॉज है कोचेस के साथ काम करके वो दूर करें। और क्योंकि यार टैलेंट बहुत है अब्दुल्ला शफीक, अगर हम एज एन इंडिविजुअल प्लेयर बात करें तो ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर। पाकिस्तान ऐसे प्लेयर बहुत कम ही प्रोड्यूस करता है जो कि इतने स्टाइलिश हों एज अ ओपनर। और इन द रिसेंट पास हम लोगों ने 3 से 4 प्लेयर ऐसे निकाले जो बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, लेकिन जो भी गलतियाँ हैं, जो भी फ्लॉज हैं, अगर उसको काम करके दूर करते हैं एंड वापस से जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, जो हमारा सीजन अभी चल रहा है प्रेसिडेंट कप वगैरह भी, वहां पे जाके अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली असर करेगा। और उसके बाद अगर हम बॉलिंग में देखें तो 3 फास्ट बॉलर या 4 फास्ट बॉलर आपने निकाले हैं, लेकिन जो नाम आपने, जो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ज्यादा मुतासिर किए, वो जो 2 नाम आपने ऐड किए हैं, काशिफ अली और मोहम्मद अली,
ये दो ऐसे नाम है जो आपके पास पेस रखते हैं बॉलर्स, ये वो नाम है आपके। मोहम्मद अली ऑल्दो वी हैव ट्राइड हिम, लेकिन उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दी थी अली ने, लेकिन वी ऑल नो कि वो ऐसा पेस रखता है कि वो बैट्समैन को हिला सकता है। एंड पाकिस्तान के पास जो कमी है बेसिकली हमारे पास टेस्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है हमारे पास जो कि तेज बॉलिंग कर सकें 140 के। और काशिफ अली मैं आपको बता दूं ये बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, इनका रिदम, इनकी लाइन लेंथ, पेस सब बहुत अच्छा है। और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से 2 साल से तो मैं इनका नाम सुने जा रहा हूँ। काशिफ अली के ऊपर नजरें रखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अगर इनको चांस मिला और उन्होंने परफॉर्म किया तो डेफिनेटली इनका नाम पाकिस्तान की टीम में आप रेगुलरली सुनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऐसा बॉलर अभी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा नीड है जो कि 145 150 के दरमियान बॉलिंग करे रेगुलर। और काशिफ अली आफ्टर परफॉर्मिंग आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो सारी चीजें, वो सारा कॉन्फिडेंस भी लेके आ रहे होंगे। इसके अलावा एक बॉलर अहमद बशीर भी है, उनका भी नाम काफी ज्यादा आ रहा था कि उनको भी लिया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके वर्कलोड थोड़े इश्यूज हैं क्योंकि इतना बड़ा डोमेस्टिक सीजन खेला है अभी कायद आजम ट्रॉफी का, तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करवाया गया उनको, लेकिन उनका नाम भी है कंटेंशन में। और जितनी परफॉर्मेंसेज उनकी हैं तो वो भी डिजर्व करते हैं ये स्पॉट। एक नाम देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई है, हालांकि खेलने का मौका तो डेफिनेटली मिलेगा नहीं, वो है रोहेल नज़ीर। रोहेल नज़ीर को हम अगर देखें 2019 याद करें, 2020 याद करें, तो रोहेल नज़ीर एक ऐसा नाम था जो कि सरफराज अहमद के पीछे लगा हुआ था कि सरफराज हटेगा तो रोहेल आएगा, लेकिन बीच में जब सरफराज को निकाला गया तो रिजवान को डाल दिया गया और रिजवान आपके मेन कीपर बन गए और कहीं ना कहीं आपने बीच में रोहेल नज़ीर को तो बिल्कुल ही गायब कर दिया। फिर आप बैकअप कीपर के तौर पे देखने लग गए मोहम्मद हारिस, हसीबुल्लाह खान को, और जो प्रोडक्ट आपने जिसमें इतना इन्वेस्ट किया था वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी नज़रों से गायब होता जा रहा था। लेकिन अब जो है आपने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रोहेल नज़ीर को वापस पाकिस्तान के स्क्वाड में इंक्लूड किया है। एंड डेफिनेटली एक ऐसा प्लेयर है कि अगर उसको थोड़ा सा और ज्यादा ग्रूमिंग करें और ज्यादा चांसेस दें सही तरीके से तो वो पाकिस्तान को अच्छा सर्व कर सकता है, स्पेशली इन लॉन्गर फॉर्मेट। हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी यही है कि हम लोग फॉर्मेट वाइज टीमें बनाएं, फॉर्मेट डिफरेंशिएशन हमें आनी चाहिए, और रोहेल नज़ीर जैसा प्लेयर लॉन्गर फॉर्मेट के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है क्योंकि वो भी टाइम लेके खेलने वाले हैं। और अगर यहाँ पे तो मुश्किल ही है चांस बने, लेकिन अगर कभी भी चांस बने तो इसी तरीके से लॉन्गर फॉर्मेट में ही चांस देना चाहिए रोहेल को। मिडिल ऑर्डर के बड़े जबरदस्त बैट्समैन है और कीपिंग स्किल्स भी शानदार रखते हैं। तो मोहम्मद हसीबुल्लाह खान को रिप्लेस किया इन्होंने जो कि इंजर्ड हो गए अनफॉर्चुनेटली। उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कुछ कि उनको भी स्क्वाड में रखा जा रहा है लेकिन उनको मैचेस नहीं दिए जा रहे, और जहां मैचेस दिए जा रहे हैं वो उनके नंबर पे नहीं दिए जा रहे। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जब रोहेल को चांस मिले तो उसके नंबर पे चांस मिले ताकि वो जब खेले भी तो कंफर्टेबल होके खेले और अपना नेचुरल गेम ही खेले। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कॉट की तो स्कॉट काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, मेरे ख्याल से ओपनिंग अगेन शान करेगा एंड शान के साथ अब वो इमाम या हुरैरा इनमें से कोई दोनों होंगे जो कि शान मसूद के साथ ओपनिंग करेंगे एज ए कैप्टन। और शान के साथ शान के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होगी क्योंकि साउथ अफ्रीका में 100 तो आया है लेकिन वो काफ़ी अरसे के बाद आया है और एक लूजिंग कॉज में भी आया है, तो ये बात भी शान को पता होगी कि एक सीरीज यहाँ पे जीतेंगे तो ही अपनी जो स्पॉट है वो बचा पाएंगे एज ए कैप्टन। एंड ये सीरीज मैं आपको बताता चलूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगले साइकिल को लेके, क्योंकि जो जय शाह टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं इनटू दी वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, अगर उसमें ये सीरीज जो भी जीतता है वो सीरीज टायर 1 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी अगर तो टायर सिस्टम आ रहा है। वो टायर सिस्टम बेसिकली आपका कुछ इस तरीके से है कि टॉप 8 टीम्स जो है आपकी वो पहले टायर में होंगी एंड बाकी की 3 से 4 टीम्स वो दूसरे टायर में होंगी। तो अगर पाकिस्तान ये हारता है तो पाकिस्तान विल फिनिश देयर WDC बिलो 8, तो इसका मतलब है पाकिस्तान जो है वो टायर 2 में आ जाएगा जिसमें पाकिस्तान के लिए जो टीम्स होंगी वो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी टीमें होंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है या ये सीरीज जीतता है तो पाकिस्तान अच्छी टीम्स वाले टायर में आएगा। ऑल्दो पाकिस्तान के 2025 में सिर्फ और सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस अलाइंड है जो कि हम बात कर करके थक गए यार, ये PCB की नाअहली है कि सिर्फ और सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस लिए हैं यहाँ पे और एम्फेसाइज ज्यादा किया गया है वाइट बॉल की तरफ, जो कि हम देखे जा रहे हैं काफी अरसे से कि वाइट बॉल और T20 में कितना ज्यादा हम लोगों के मैचेस मिलते हैं। लेकिन अगर उतने मैचेस अगर हमें टेस्ट मैचेस मिले उतने क्वांटिटी में तो ये जो बाबर आजम के 5000 रन हुए टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं आज के दिन हमें दिखता कि 8-9 हजार रन होते ही। अब बाबर आजम ये शाहीन अफरीदी का क्या कसूर है कि वो इतनी कम विकेट्स ले रहे हैं और मुकाबला नहीं कर पा रहे बाकी लोगों का, क्योंकि यार बाबर अगर हम जस्टिफाई करें उसकी परफॉर्मेंस को किसी के सामने तो टेस्ट क्रिकेट में इतनी अच्छी है नहीं वो, लेकिन क्यों अच्छी नहीं है क्योंकि बाबर साल में सिर्फ 4 मैचेस खेलता है।
तो क्या मैच प्रैक्टिस मिलती है बाबर आजम को या शाहिन अफरीदी को इन टेस्ट क्रिकेट। तो ये देखना पड़ेगा पीसीबी को, अगर फ्यूचर प्लान्स अगर डिसाइड करने हैं तो आपको एटलीस्ट 9 से 10 गेम्स देने चाहिए यार इन दी ईयर टेस्ट मैचेस के, तभी जाके आप दूसरा इंजमाम, दूसरा जावेद मियांदाद निकाल पाओगे। वरना बाबर आजम की अगर मैं बात करूं तो उसको तो इतना चांस ही नहीं मिलेगा कि वो बाबर कहीं खेले जाके टेस्ट क्रिकेट और अपने आप को टेस्ट करे। ऑस्ट्रेलियन टूर हमारा 4 साल के बाद होता है, अफ्रीकन टूर ये हमारा टेस्ट यानी रेड बॉल का ये वाला टूर हमारा 2018 के बाद अब हुआ था, यानी अब 6 साल के बाद साउथ अफ्रीका गए थे। लास्ट टाइम हमने इंग्लैंड का दौरा जो किया हमने 2021 में किया। तो इस तरीके से अगर हमारे साइकिल्स चलते जाएंगे तो हम लोग टेस्ट क्रिकेट में इसी तरीके से पीछे रहते जाएंगे और हमारा कोई मुकाबला नहीं होगा बड़ी टीम से। जिस तरीके से बिग 3 आपका है जो कि डोमिनेट करता है क्रिकेट को, जिसकी से है क्रिकेट पे, उनको आप देखें इंग्लैंड को 10 मैचेस मिले, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया को 9 मैचेस मिले रिस्पेक्टिवली। तो पाकिस्तान भी एक ऐसा स्टेक होल्डर है आईसीसी का कि अगर पीसीबी चाहे तो 9-10 तो नहीं चले, 5-6-7 इस तरीके से टेस्ट मैचेस लिए जाएं ताकि पाकिस्तान क्रिकेट को भी थोड़ा फायदा हो और जो पीछे लड़के लगे हुए हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो उनको भी थोड़ा फायदा हो, और जो प्लेयर्स हमारे हैं उनको एक मैच प्रैक्टिस मिलती जाए ताकि कभी ना कभी 1 से 2 साल के बाद अगली साइकिल में, उससे अगली साइकिल में कभी ना कभी पाकिस्तान को भी हम WTC फाइनल में देख सकें। जो कि अगर हम 4-4 मैचेस खेलेंगे वो तो डेफिनेटली फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एक इंक्लूजन जो मेरे ख्याल से होना चाहिए था इस स्क्वाड में, वो शाहिन अफरीदी को वापस लेके आना चाहिए था। आपको थोड़ी सी मैच प्रैक्टिस शाहिन को मिल जाती, यहाँ पे ज्यादा जोर लगता तो मेरे ख्याल से वो जो 50 ओवर की क्रिकेट है 10 ओवर वो आसान हो जाते शाहिन के लिए, क्योंकि मैच प्रैक्टिस की शाहिन को जरूरत है। ऑल्दो ही इज प्लेइंग बीपीएल, लेकिन यार 4 ओवर और पूरे दिन बॉलिंग करने में बहुत ज्यादा फर्क है, खास तौर पे पाकिस्तान की विकेट्स पे पूरे दिन बॉलिंग करने में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर शाहिन यहाँ पे आके थोड़ा जोर लगा लेते तो आई थिंक बॉडी उस तरीके से तैयार हो पाती जो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने काम करना है। बाकी नसीम शाह जो कि एक वाइड बॉल के इंपॉर्टेंट बॉलर है, उसको भी चाहिए कि जो रेस्ट दिया है या ड्रॉप किया है उसमें खुद को मेंटेन रखता रहे, क्योंकि शाहीन की फॉर्म तो आ गई है लेकिन नसीम शाह ने इतना इंप्रेस हमें किया नहीं था साउथ अफ्रीकन टूर पे, तो वो भी नसीम को देखना पड़ेगा। और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो स्क्वाड गया है इसमें जस्टिफाइड 11 बन सके हमारी, और जो लड़के काफ़ी अरसे से जिनका नाम आ रहा है उनको एक मैच ज़रूर दिया जाए। अब आमिर जमाल नहीं है हमारे पास, जो तो हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से शेप अप करना है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम खेल इस तरीके से रहे थे कि हम लोग आमिर जमाल का एक एज ले लेते थे विद द बैट इन हैंड, लेकिन अब हमने उसको ड्रॉप किया है। तो probably I will go for काशिफ अली as a fast bowler, then आपके 3 स्पिनर्स अबरार, साजिद एंड नोमान। साजिद एंड नोमान इज वेरी हैंडी विद द बैट इन हैंड, तो वो भी एक थोड़ी आपको टेल को लंबा कर देते हैं, तो इस एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। ऑल्दो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि वन साइडेड हराएं वेस्ट इंडीज को, एक थोड़ा रुतबा, एक थोड़ा नाम मेंटेन करें जो कि पाकिस्तान का है, जो डिग्निटी है, और सारे स्टार प्लेयर्स वापस से फॉर्म में हैं। जिस तरीके से बाबर आजम ने अपने ग्लिम्सेस दिखाए तो इस सीरीज में परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।